नेक्स्ट हम बात करेंगे काशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज क्या होता है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर हम कंक्लूड करते हैं कि हमारी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन घबराइए मत, इसका यूज़ बहुत कम होगा। आपको फ़िलहाल ये समझा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू में एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट के तौर पर भी आपको क्वेश्चन आ जाए। तो क्या है जी, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज़ है, वो कन्वर्जेंट है। सपोज समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट। अच्छा जी, ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट हो। तो डेफिनेटली अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो फिर इफ एंड ओनली के साथ लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि ये जो सीक्वेंस Sn है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। डेफिनेटली यहाँ पर Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इस सीरीज की, ये अंडरस्टूड है, ठीक हो गया। अब ये कन्वर्ज करती है, किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है? डेफिनेटली उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी जिस नंबर को ये सीरीज कन्वर्ज करती है। और इस वक्त हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि वो कौन सा नंबर है, यानी सीरीज का सम क्या है। हमें इतना पता है कि ये Sn जो होगी एक रियल नंबर्स की सीक्वेंस होगी, और हम रियल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। रियल नंबर्स की सीक्वेंस है और ये कन्वर्जेंट है, डेफिनेटली ये कॉशी भी होगी। इफ एंड ओनली इफ Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कॉशी, ये कॉशी भी है। अब अगर ये कॉशी है तो क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर k बिलोंग्स टू n सच दैट, होना क्या है? होना कुछ यूं है कि मॉड ऑफ Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर, जब आप n और m दोनों k या k से बड़े पकड़े, ठीक है जी। तो अब n और m दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, n जो है वो m से बड़ा भी हो सकता है और n m से छोटा भी हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये बात मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यार जो m है वो लेस और इक्वल टू n है। इफ़ m या यूँ कह लें विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे अज्यूम दैट m इज लेस और इक्वल टू n, ऐसे भी लिखा जा सकता है। विदाउट लॉस ऑफ generality we may assume that m is less or equal to n, m जो है वो n के बराबर है या उससे छोटा, ठीक है जी। तो किसी एक ने छोटा तो होना ही, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो हमने कह दिया कि m छोटा है n से। तो अब क्या होगा जी? देन हम क्या कहेंगे कि Sn माइनस Sm, Sn n बड़ा है m छोटा है, तो इसका मतलब क्या भला? इसका क्या मतलब होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सोन प्लस am, राइट। m छोटा है n से, तो आगे am प्लस 1 भी आना है, फिर am प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस an, और माइनस करना है sm को जो माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस m a1 माइनस a2 माइनस a3 अप टू सोन माइनस am, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। अब हमने क्या कहा है? फॉर ऑल m इज़ लेस और इक्वल टू n, या n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, क्योंकि n और m दोनों अल्टीमेटली हमने k से बड़े पकड़ने थे, ठीक हो गया जी। तो अब आप देख सकते हैं ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। कहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएंगी? am तक। तो बाकी आपके पास बचेगा क्या? m प्लस 1 से लेकर an तक, ये जो टर्म्स हैं इनका सम और इनका मॉड। तो हम कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ समेशन k फ्रॉम m प्लस 1 टू n ak इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n इज बिगर देन और इक्वल टू m एंड m इज बिगर देन और इक्वल टू k। तो ये आपने क्राइटेरिया याद कर लेना है। चूँकि 2-3 लाइनों का, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको प्रूव भी कर दूं। आपको प्रूव करने से कोई गर्ज नहीं, आप इसको फ़िलहाल याद कर लें कि कोई भी सीरीज़ आपकी कन्वर्जन कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर k सच दैट, जब आप n को ग्रेटर इक्वल टू m और m को ग्रेटर इक्वल टू k लें, n और m दो कोई से भी इंटीजर्स लें k या k से बड़े, इस तरीके से कि n बिगर देन और इक्वल टू m है, तो फिर m प्लस 1 से लेकर n तक ये जो सम होगा टर्म्स का, वो सम लेस देन एप्सिलॉन हो, यानी
आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं आप कि सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी, जब आपको n अगर आप बढ़ा दें बहुत आगे जाके, ठीक है जी, जो सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी किसी भी फाइनाइटली मैनी कंसेक्टिव टर्म्स का जो सम होगा सीरीज़ का, वो सम उसको आप मॉड भी ले लेंगे, मतलब उसको पॉजिटिव भी कर लेंगे और वो आपके गिवन चूज़ किए हुए, सॉरी गिवन नहीं, चूज़ किए हुए एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। ठीक है जी, तो ये आपने इसको आप सीरीज़ के कन्वर्जन होने की डेफिनेशन के तौर पर भी याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा मैं आप इसको प्रूव भी करवा दूँ। तो आगे आपने दो फेमस जो सीक्वेंसेस जो सीरीज़ हैं उनको याद कर लेना है। पी सीरीज़ आपको पता है क्या होती है, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n की पावर p, और आप ये बात भी जानते हैं कि ये कन्वर्जन कब होती है, ये कन्वर्जन होती है इफ़ p इज़ बिगर देन 1, और ये डाइवर्जेंट कब होती है, डाइवर्जेंट होती है ये p आपका जब लेस और इक्वल टू 1 हो। ठीक है, मे भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन 1 या 1 से छोटा होगा तो ये डाइवर्जेंट होती है। तो इन पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि फॉर p इज इक्वल टू 1 ये सीरीज़ क्या बन जाती है, दिस सीरीज़ विल बिकम n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n, और क्या कहलाती है बोला, ये हार्मोनिक, ये कहलाती है हार्मोनिक सीरीज़, और ये डाइवर्जेंट होगी क्योंकि यहाँ पर जो p है वो इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया जी। और इन पर्टिकुलर फॉर p इज इक्वल टू 2 कर लेंगे तो यही जो सीक्वेंस है क्या बन जाएगी, 1 ओवर n स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट क्यों होगी, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, p इस वक्त 2 है, इसको 2 सीरीज़ भी बोल सकते हैं, इसको 1 सीरीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने p सीरीज़ बोला हुआ ना, p n की पावर है तो ये पावर 1 होगी तो 1 सीरीज़, पावर 2 होगी तो 2 सीरीज़, पावर 3 होगी तो 3 सीरीज़। ठीक है जी, p बिगर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट होगी सीरीज़, p लेस और इक्वल टू 1 के लिए हमेशा डाइवर्जेंट होगी, तो 1 ओवर n स्क्वायर सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट होगी, और इसका नाम क्या है, आइलर सीरीज़। n की वैल्यू 2 के लिए क्या बोलते हैं इसको, आइलर्स सीरीज़। नेक्स्ट है जी ज्योमेट्रिक सीरीज़। आपको इसके बारे में पता है पहले से ही, लेकिन याद कर लें कि ये कन्वर्जेंट कब होगी, कन्वर्जेंट होगी इफ़ r का जो मोड है वो 1 से लेस हो। ठीक है जी, और ये किस चीज़ को कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू a ओवर 1 माइनस r, इस बात का आपको पता है, लेकिन r का मोड यहाँ 1 से लेस होना चाहिए। r का मोड अगर 1 से लेस नहीं है तो फिर r का मोड 1 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है जी, r 1 से बड़ा भी हो सकता है और r माइनस 1 से छोटा भी हो सकता है, यानी r 1 के बराबर भी हो सकता है, r माइनस 1 के बराबर भी हो सकता है, r 1 से बड़ा भी हो सकता है, r माइनस 1 से छोटा भी हो सकता है। चारों केसेस में ये सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, लेकिन इसके मुख्तलिफ केसेस बनते हैं। ठीक है जी, कुछ में ये अपना सम इन्फिनिटी दे देगा, कुछ में ये अपना सम नेगेटिव इन्फिनिटी दे देगा, कुछ में ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि ऑसिलेट बनेगी। बहरहाल आप इन बातों को छोड़ें, आप ये याद कर लें कि ये डाइवर्जेंट है इफ़ r का मोड 1 से लेस नहीं है, 1 से लेस नहीं है, यानी यूँ कह लें ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, ऐसे भी याद किया जा सकता है। तो ये दो जो सीरीज़ है आप इनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कब कन्वर्जेंट है कब डाइवर्जेंट है ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ टेस्ट्स, जिन टेस्ट को यूज़ करके हम किसी गिवन सीरीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कुछ बातों का ख्याल रखना है हमें। पहली बात कि ये जितने भी टेस्ट हैं ये तमाम के तमाम पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए लिख दिया गया हुआ। an सीरीज़ है, bn सीरीज़ है, an ग्रेटर देन 0 है, bn ग्रेटर देन 0 है, दोनों सीरीज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर ऑल n, राइट जी। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर तमाम सीरीज़ में जिन पर हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ही हो, भाई n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, n फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, n फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये टेस्ट वैलिड रहेंगे। ठीक है जी। और तीसरी बात, अहम बात, ये टेस्ट जो हैं आपको सीरीज़ की कन्वर्जेंस तो बताते हैं कि सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये नहीं बताते कि आपकी जो सीरीज़ है किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है, यानी सम नहीं बताते आप, सिर्फ ये बताएंगे कि आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक हो गया। लेकिन हम इन टेस्ट को यूज़ करके बड़ी ही आसानी के साथ
इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चलिए जी टेस्ट पढ़ते हैं एक बार। ये टेस्ट सारे आपने पढ़े हुए हैं अपने कोर्सेज में, ठीक है जी, इनको बस आपने रिकॉल करना है। फर्स्ट 2 टेस्ट जो हैं ये कहलाते हैं कंपैरिजन टेस्ट। पहला है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है जी। इससे पहले कि मैं पढ़ना शुरू करूँ मैं आपको कुछ बता दूँ, कुछ बातें बता दूँ। ये जस्ट मेरे लिखने का स्टाइल है कि मैंने लिखा हुआ है सीरीज़ BN, एरो का साइन डाला हुआ, आगे D लिखा हुआ, मतलब इसका होगा कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। अगर समेशन AN ये सीरीज़ मैंने आगे C लिखा हुआ एरो लगाकर, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। मैंने मुनासिब नहीं समझा मैं कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स लिखूं, मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में ही लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सीरीज़ डाइवर्स कर रही है। ये भी बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर देखें समेशन नहीं लगा हुआ, नहीं ना लगा हुआ समेशन, AN और BN एरो का साइन है, एक नंबर है। इसका क्या मतलब है कि ये सीक्वेंस इस नंबर को कन्वर्स कर रही है, सीक्वेंस, ठीक है। क्या चीज़? सीक्वेंस। समेशन लगाऊंगा तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो सीरीज़ कन्वर्स कर रही है, ठीक है जी। समेशन नहीं लगाऊंगा तो मेरा मतलब है कि ये सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है, राइट। यानी यहाँ पर मैंने ये कहना चाहा कि ये सीक्वेंस जो है AN और BN ये कन्वर्स कर रही है किस नंबर को? L को। और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, सीरीज़ की कन्वर्जेंस पता तो आपको चल ही गया है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। इन 2 टेस्टों में मैं सीरीज़ BN का जो है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में हमने 2 सीरीज़ को कंपेयर करना है, ठीक है जी। तो इसलिए कंपैरिजन टेस्ट कहलाते हैं। इससे आगे वाले किसी भी टेस्ट में BN सीरीज़ का इस्तेमाल नहीं है, एक ही सीरीज़ AN का इस्तेमाल है, राइट। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। ये क्या है बोला कि अगर AN लेस और इक्वल टू BN फॉर ऑल n, ठीक है जी, इक्वालिटी के लिए भी टेस्ट ट्रू होगा। फॉर ऑल n यानी सीरीज़ AN की तमाम टर्म सीरीज़ BN की कोरस्पॉन्डिंग टर्म से छोटी हैं या बराबर है। तो याद रखिएगा, बड़ी सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट होती है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होती है, छोटी अगर डाइवर्जेंट होती है तो बड़ी भी डाइवर्जेंट ही होती है। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आप 2 मंजिला बिल्डिंग से छलांग मार सकते हैं तो डेफिनेटली आप 1 मंजिला बिल्डिंग से भी छलांग मार सकते हैं, उससे छोटी वाली से भी छलांग मार सकते हैं। छलांग का मार लेना, आपका बच जाना, मतलब आपने छलांग मार ली है और आप बच भी गए, ठीक है जी। तो कन्वर्जेंट इस सेंस में आता है। छलांग का ना मार सकना, ना मार सकने से मुराद ये कि अगर आपने छलांग मार दी और आपकी हड्डी पसली टूट गई है, ठीक है जी, तो मतलब डाइवर्जेंट, राइट। बड़ी कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर आप 3 मंजिला बिल्डिंग से भी छलांग नहीं मार सकते, नहीं मार पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 1 मंजिला बिल्डिंग से छलांग मार लें या ना मारें, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि अगर बड़ी सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है तो फिर छोटी के बारे में कहा कुछ नहीं जा सकता। अलबत्ता छोटी डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी। मसलन अगर आप 1 मंजिला बिल्डिंग से छलांग नहीं मार सकते तो फिर जाहिर है 3 मंजिला बिल्डिंग से भी छलांग नहीं मार सकते। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि बड़ी सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, छोटी अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी। तो लिख दिया हुआ यहाँ पर AN छोटी सीरीज़ थी, BN बड़ी थी। AN सीरीज़ डाइवर्स करेगी तो BN भी डाइवर्स करेगी, बड़ी वाली यानी BN कन्वर्स करेगी तो फिर छोटी वाली AN भी कन्वर्स करेगी, राइट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि AN छोटी होनी चाहिए BN से। इसके लिए आपको क्या करना है, AN को BN पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर इसकी लिमिट L है, मतलब ये सीक्वेंस अगर L को कन्वर्स करिए, सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस, ठीक है जी, तो आपने बताना है अगर L 0 भी नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है, नॉन ज़ीरो है, नॉन इन्फिनिटी है ये लिमिट, तो क्या होगा, दोनों सीरीज़ का AN और BN का बिहेवियर सेम होगा, ठीक है जी। BN अगर कन्वर्स करेगी तो AN कन्वर्स करेगी, BN अगर डाइवर्स करेगी तो AN भी डाइवर्स करेगी, दोनों का बिहेवियर सेम। मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि सीरीज़ AN कन्वर्स करती है इफ़ एंड ओनली सीरीज़ BN कन्वर्स करती है। ऑफ कोर्स अगर ये डाइवर्स करेगी तो ये डाइवर्स करेगी, ये कन्वर्स करेगी तो ये कन्वर्स करेगी, इफ़ एंड ओनली लिखा हुआ, ठीक है जी। अगर L यानी इसकी लिमिट सीक्वेंस की AN और BN की लिमिट 0 है तो क्या होगा, नीचे वाली अगर कन्वर्स करेगी तो ऊपर वाली भी कन्वर्स करेगी, और ऐसे ही अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो फिर नीचे वाली के डाइवर्स करने से ऊपर वाली डाइवर्स करेगी। ऑफ कोर्स अगर लिमिट 0 आ जाती है तो नीचे वाली के डाइवर्स करने से ऊपर वाली के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है तो फिर नीचे वाली की कन्वर्स करने से हम ऊपर वाली सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट किसी ना किसी जगह पर फेल भी जाते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर AN छोटी है, BN बड़ी सीक्वेंस है, और जो बड़ी सीक्वेंस है वो डाइवर्स कर रही है तो फिर आप छोटी सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बड़ी सीक्वेंस अगर कन्वर्स कर रही है तो फिर छोटी के बारे में श्योर हो कि छोटी भी कन्वर्स करेगी, ठीक है जी। टेस्ट आपने
इनके फेल होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है जी। तो इनका आपने ख्याल करना है कि कहाँ पर टेस्ट फेल है। काशी कंडेंसेशन टेस्ट है, इसके लिए आपकी जो सीक्वेंस है वो नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, मतलब an ग्रेटर देन और इक्वल टू an + 1 होना चाहिए फॉर ऑल n। हर अगले टर्म पिछले टर्म के बराबर या छोटी होनी चाहिए। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी सीक्वेंस यूँ कह लें कि डिक्रीजिंग होनी चाहिए, राइट। तो क्या होगा जी, ये जो सीरीज़ है an ये कन्वर्ज कब करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ। आपने क्या करना है, सीरीज़ के अंदर यानी जो an होगी उसमें n को 2 से रिप्लेस करना है और साथ में 2 की पावर n मल्टीप्लाई भी कर देना, एक नई सीरीज़ बन जाएगी। ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है। इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिपेंड करेगी इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर। दिखने में ये अजीब सा टेस्ट लग रहा है लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपने इनको यूज़ किया भी होगा किसी न किसी जगह पर, हम कुछ एग्जांपल्स करके इनको यूज़ भी करेंगे। इंटीग्रल टेस्ट आपके पास, इंटीग्रल टेस्ट के लिए भी जो सीक्वेंस है जिसको आप कन्वर्जन या डाइवर्जेंस या चेक करना चाह रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर भी an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू an + 1 है फॉर ऑल n। सीक्वेंस आपकी नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए, राइट जी। इसके लिए आपको चाहिए एक फंक्शन f(x), एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप x को n से रिप्लेस करें तो आंसर आपको वही आए जो कि सीक्वेंस आंसर दे रहा है, यानी f(n) इज इक्वल टू an होना चाहिए, राइट। और ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होना चाहिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, सीरीज में अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी है तो फिर आपने इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी के लिए चेक करना आपका फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है जी। और ये जो सीक्वेंस है इसको चेक कर लें या फंक्शन को चेक कर लें कि एक ही बात होगी कि आपने डिक्रीजिंग चेक करना है, वो चाहे फंक्शन को चेक कर लें चाहे डिक्रीजिंग को चेक कर लें। लेकिन अगर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी नहीं है, k से लेकर इन्फिनिटी है सीरीज, तो आपने फंक्शन भी k से लेकर इन्फिनिटी तक ही चेक करना है और इंटीग्रेशन भी k से लेकर इन्फिनिटी तक ही करनी है, ठीक है जी। तो डिपेंड करता है कि आपके पास सीरीज़ की लिमिट्स में लोअर लिमिट क्या है। तो ये सीरीज़ कन्वर्ट करेगी इफ़ एंड ओनली इफ ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ट करे। तो अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ट करता है तो सीरीज़ कन्वर्ट करेगी, अगर इंटीग्रल डाइवर्स करता है तो सीरीज़ भी डाइवर्स करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जी डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, आपने सुना हुआ है, आपने इसका इस्तेमाल भी किया हुआ है। इसमें आपने क्या करना होता है, an + 1 ओवर an + 1 n + 1 टर्म को nth टर्म पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये सीक्वेंस है, एज अ सीक्वेंस इसकी लिमिट अगर l, ठीक है जी, l लेस देन 1 है तो ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी। l ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। l अगर इक्वल टू 1 हो गया तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ये टेस्ट फेल हो गया तो फिर यकीनन आपको किसी दूसरे टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा जी। काशी रूट टेस्ट है इसी तरह, उसमें अपने an की पावर 1 ओवर n को कैलकुलेट करना, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस है, एज अ सीक्वेंस अगर इसकी लिमिट l है तो कंडीशंस वही है, l लेस देन 1 है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्स करेगी, l ग्रेटर देन 1 है सीरीज़ आपकी डाइवर्स करेगी, और अगर l इक्वल टू 1 है तो फिर आपका ये भी टेस्ट फेल हो जाना है। यानी जितने भी टेस्ट हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर फेल हो रहे हैं, राइट जी। तो स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन ये टेस्ट नहीं है जनाब, ठीक है, जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है, बाज़ दफ़ा हमारे काम आएगी। ये क्या है, अगर n बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो फिर n का जो फैक्टोरियल है वो किसको कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है, या किसके अप्रोक्सीमेट होता है, √2πn इंटू n ओवर e की पावर n। ये याद रखिएगा, कुछ सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है जी। ये टेस्ट सारे हमने पढ़ लिए, अब हमने इनको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले हमारे जहन में एक बात आती है कि मैं कौन से क्वेश्चन पर, आई मीन टू से कौन सी सीरीज़ हमारे पास आए और हम उस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा ये जो हम लगा सकते हैं। मसलन अगर हम इंटीग्रल टेस्ट से शुरू हो जाए तो डेफिनेटली इंटीग्रल टेस्ट हम उस सीरीज़ पर लगाएंगे जो सीरीज़ नॉन इंक्रीजिंग होगी, एक तो ये, और हमें उस सीरीज़ के बदले में एक फंक्शन मिल जाए, जैसी वो सीरीज़ है वैसा फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन पर हम n पुट करें तो an आ जाए, राइट। वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि उस फंक्शन की जो कि हमने करनी है इंटीग्रेशन, तो बाकी चीज़ें तो बाद में सही, पहले तो ये सोचेंगे ना हम कि उसकी इंटीग्रेशन हमसे हो पाएगी कि नहीं। तो सीरीज़ जो गिवन होगी उसको देखते ही पता चल जाएगा हमें कि इसकी इंटीग्रेशन हमसे हो पाएगी या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सीरीज़ कुछ इस टाइप की आती है n³ इंटू e⁴, ठीक है, तो इसकी बड़े आसानी से इंटीग्रेशन की जा सकती है क्योंकि e की पावर n/4 है और n की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है वो आगे
पड़ा हुआ होगा। यानी n की पावर 4 का डेरिवेटिव 4n क्यूब होता है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 4n क्यूब आगे डेरिवेटिव बन जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम इंटीग्रल टेस्ट लगाना मुनासिब समझेंगे या लगा देंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंटीग्रल टेस्ट से होगा, किसी और टेस्ट से होगा, नहीं भाई। एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा टेस्ट से हो सकता है, सारे के सारे जो आपके टेस्ट हैं वो एक ही सीरीज पर अप्लाई ना हो सके, यानी इनके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। तो अभी हम इंटीग्रल टेस्ट की बात करें, लाइक इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाता है मतलब सीरीज आ जाती है e की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर। तो हमें पता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ n का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस n स्क्वायर होता है, वो आगे मौजूद है। हम इस टाइप की जो सीरीज़ होगी उसकी भी इंडिकेशन कर सकते हैं। तो मतलब ये कि हम इस टाइप की सीरीज़ अगर आएंगी तो उन पर इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। रही बात डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की, तो आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस चीज़ को सॉल्व करना होता है ना, इस चीज़ को a की n+1 ओवर an। तो डेफिनेटली हम ये उन क्वेश्चंस में लगाना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे जिनमें n+1 टर्म और nth टर्म की रेशियो सिंप्लीफाई करके एक ऐसी चीज़ बचे जिसकी लिमिट आप आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है जी। और इस दुआ के साथ हम ये रेशियो टेस्ट लगाएंगे कि an+1 ओवर an की लिमिट को सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आ जाए। 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाना, 1 नहीं आएगा कुछ और आएगा तो फिर तो चलो टेस्ट कामयाब हो गया ना आपका। अगर 1 से छोटा आंसर है लिमिट का तो आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जन हो जाएगी, 1 से बड़ा होगा आंसर तो डाइवर्जन हो जाएगी, 1 पे टेस्ट फेल है। वही साहब यहाँ पर है। अब काशी रूट टेस्ट में हमने करना क्या होता है भला, हमने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना होता है, इसकी लिमिट निकालनी होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर an की चूँकि पावर 1 ओवर n है, तो मैं उन सीरीज़ पर उन क्वेश्चन में ये वाला टेस्ट लगाना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा जिनमें होल की पावर n होगी, ताकि होल की पावर n जो है ना ये 1 ओवर n अप्लाई करके n से कैंसिल होके आपके पास बेस जो है वो बच जाए। लाइक मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, लाइक 2n ओवर n की पावर n, इस टाइप के, ठीक है जी। आप इसे अप्लाई करेंगे, 1 ओवर n इस पर लगाएंगे तो 2 ओवर n बच जाएगा, जिसकी लिमिट सॉल्व करना बहुत आसान काम हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको पता चल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर n ओवर n की पावर n, ठीक है। इसके लिए भी ये रेशियो सॉल्व करना ईजी हम कर सकते हैं। n फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर n, इस टाइप के आ जाए, फैक्टोरियल्स आ जाए। फैक्टोरियल्स में आपको पता है फैक्टोरियल की ये एक रूल होता है कि n+1 का जो फैक्टोरियल होता है वो n+1 इंटू n लिखा जा सकता है, ठीक है ना। n+1 इंटू n फैक्टोरियल मतलब, तो सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, n+1 ऊपर होगा या n नीचे होगा, डिवाइड करने के बाद इस तरह की सीरीज़ पे हम ये टेस्ट लगा कर उसे सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। काशी कंडेंसेशन टेस्ट जो है ये बहुत सारी सीरीज़ पे लग जाता है, बड़ा पावरफुल ये टूल है सीरीज़ को चेक करने के लिए, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। मतलब 1 ओवर n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n, इस टाइप की सीरीज़ पर 1 ओवर n स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2n, इस टाइप की सीरीज़ पर हम लगाना इनको ज़्यादा मुनासिब समझेंगे और एप्लीकेबल होगा और हमें ठीक ये रिस्पॉन्स देगा, ठीक है ये टेस्ट। बाकी रही बात बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी है ये, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी पड़ती है। बाकियों में इतनी ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सोच विचार करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात यह है कि चूँकि इन टेस्ट में हमने किसी सीरीज़ जो गिवन हमें सीरीज़ होगी, दोनों सीरीज़ तो गिवन नहीं होगी, an और bn, an गिवन होगी जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में हमने बताना होगा, ठीक है जी। तो हमने एक सीक्वेंस या सीरीज़ खुद बनानी होती है जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का हमें पता हो, और वो सीरीज़ जो खुद बनानी होती है जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का हमें पता हो, वो बनाना वो थोड़ा सा सोचने वाला काम है और उसका अनफॉर्चुनेटली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। तो हमें अगर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो हमें एक ऐसी सीरीज़ चाहिए जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पता हो और वो आपकी जो गिवन सीरीज़ है उससे छोटी हो या बड़ी हो, राइट। मतलब ये गिवन सीरीज़ अगर और bn हमने खुद सोची है ये इससे बड़ी है, तो अगर bn जो हमने खुद बनाई है सीरीज़ वो अगर आपकी जो गिवन सीरीज़ होगी उससे बड़ी होगी तो फिर दुआ कीजिएगा ये कोई ऐसी सीरीज़ हो जो कि कन्वर्जेंट हो, ताकि बड़ी कन्वर्जेंट तो छोटी कन्वर्जेंट उनके बारे में कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको an गिवन है और bn जो आपने सीक्वेंस या सीरीज़ खुद बनाई है वो an से छोटी है, तो फिर दुआ कीजिएगा कि जो bn आपने बनाई है ये क्या हो, डाइवर्जेंट हो। मतलब bn डाइवर्जेंट हो और इससे लेस हो ये, क्योंकि छोटी डाइवर्जेंट तो बड़ी भी डाइवर्जेंट। लेकिन अगर आपने देखे ना bn बना ली जो कि an से बड़ी है और bn डाइवर्जेंट है, तो फिर an के बारे में वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है आप कुछ भी नहीं कह सकते। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे हम क्वेश्चन करने से पहले। और यहाँ पर
हमें बी एन जो सीरीज़ है उसको ए एन से बड़ी या छोटी तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें पहली बात तो ये कि बी एन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पता हो। देखिए जी, पहला तो ये रूल है ना कि बी एन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पता हो। आपने ए एन ओवर बी एन को जब सॉल्व किया, लिमिट ली एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो दुआ कीजिएगा आप कि आपका जो आंसर है लिमिट का वो ना ज़ीरो हो ना इन्फिनिटी हो, क्योंकि ऐसा होने से जो इसका बिहेवियर है वही इसका होगा। बी एन सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, बी एन अगर डाइवर्जेंट होगी तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगी। तो इसकी आपने दुआ करनी है, राइट। तो अगर बी एन आपकी कन्वर्जेंट है, ठीक है जी, और इसका आंसर जीरो नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, तो दोनों का बिहेवियर सेम है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर एल का आंसर जीरो है फिर क्या होगा भला? बी एन के कन्वर्जेंट होने से ए एन कन्वर्जेंट होगी, फिर बी एन के डाइवर्जेंट होने से ए एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है आप नहीं बता सकते। और ऐसे ही अगर लिमिट का आंसर इन्फिनिटी है, लिमिट इन्फिनिटी है, तो बी एन के डाइवर्ज करने से ए एन डाइवर्जेंट होगी, बी एन के फिर कन्वर्जेंट होने से ए एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है आप नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। यानी ये टेस्ट, इनके ड्रॉबैक्स भी हैं, टेस्ट समटाइम फेल भी हो जाते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इन टेस्ट को अप्लाई करते हैं, और साथ साथ ये सोचते हैं कि किस टाइप की सीरीज़ पर किस टाइप का या कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है जो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे। जी, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सीरीज़ है 1 ओवर n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2। सोचिए कौन सा टेस्ट यहाँ पर ज़्यादा मुफीद है। अगर हम बात करते हैं रेशो टेस्ट की, तो रेशो टेस्ट में आपको पता है आपने an + 1 ओवर n यानी n + 1th टर्म और nth टर्म की रेशो निकालनी। जब n की जगह n + 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो n + 1 की पावर 1/2 n + 1 की पावर 3/2 बन जाएगा। और फिर an पे डिवाइड करके जब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि लिमिट सॉल्व नहीं होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो रेशो टेस्ट किया जा सकता है अप्लाई, लेकिन मुश्किल है। रूट टेस्ट की बात करें तो मैंने बताया था कि हम ज़्यादातर उन क्वेश्चन में रूट टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिनमें होल पावर n हो, ठीक है। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार, नहीं, ज़्यादातर। तो इसमें रूट टेस्ट भी ज़्यादा इतना मुफीद नहीं है। इंटेग्रल टेस्ट की बात करें तो उसके लिए आपको पता है कि सीक्वेंस आपकी नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए और एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसकी इंटीग्रेशन इजीली आप कर सकें। तो मे भी ये नॉन डिक्रीजिंग है, अभी हमने चेक नहीं किया, मतलब डिक्रीजिंग है यानी नॉन इंक्रीजिंग है, चेक नहीं किया, लेकिन चेक कर सकते हैं आप। इंटीग्रेशन भी अगर आप इसके आसानी से कर सकते हैं तो आप इस पर इंटेग्रल टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फ़िलहाल ये जो कंपैरिजन टेस्ट हैं, बेसिक या लिमिट, इनसे इजीली हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो कौन सा फंक्शन है जो सीरीज़ है bn, वो कौन सी सीरीज़ है bn जो हमने चूज़ करनी है, हमने कैसे चूज़ करनी है, तो जिसके बारे में मैंने बताया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है हमारे पास। तो इस वक्त देखें आपके पास an जो है ये है 1 ओवर n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2। चलिए जी, हार्ड एंड फास्ट रूल तो bn चूज़ करने का नहीं है कोई भी, लेकिन करना क्या है, करना कुछ यूँ है कि bn हमने जो सीरीज़ बनानी है खुद, वो इससे छोटी हो या इससे बड़ी हो। अगर तो ये वाली बड़ी होगी इससे, तो फिर दुआ कीजिएगा ये कन्वर्जेंट हो। अगर तो ये इससे छोटी होगी तो फिर दुआ कीजिएगा ये डाइवर्जेंट हो, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको। तो फिलहाल देखें, खुद सोचें, ये 1 ओवर n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2 है। जी ज़रा गौर कीजिएगा, n की पावर 1/2 जो भी होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा। n की जगह 1 2 3 पुट करना ना आपने, तो जो भी नंबर होगा ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर को अगर मैं हटा दूं यहाँ से डिनोमिनेटर से 1 ओवर n की पावर 3/2, तो मैंने किया क्या है, मैंने पॉजिटिव नंबर डिनोमिनेटर से निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये n की पावर 3/2 जो है डिनोमिनेटर छोटा हो गया। भैया डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो फिर जो रेशो है वो बड़ी हो जाती है ना। तो मतलब जो रेसिप्रोकल है वो बड़ा हो जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ n की पावर 3/2 है, तो अब ये वाली जो सीक्वेंस या सीरीज़ होगी वो बड़ी होगी इससे। एंड इट इज़ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, ये एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है जी। तो ये साइड छोटी होगी तो रेसिप्रोकल अल्टीमेटली क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अब आपने ये चूज़ कर ली, ये bn और ये आपका an, और ये bn ग्रेटर है इससे, है ना। तो अब देखिए 1 ओवर n की पावर 3/2, अब इसकी आपने कन्वर्जेंस चेक करनी। तो ये क्या चीज़ है भला, इसको अगर आप कंपेयर करें p सीरीज़ से, 1 ओवर n की पावर p है ना, ये p सीरीज़ है। तो ये कब कन्वर्जेंट होती है भला, जब p आपका 1 से बड़ा हो। तो आपने बस यही देखना है कि यहाँ पर जो p है इस वक्त 3/2 है
और डेफिनेटली जो P3/2 है ये 1 से बड़ा ही है, यानी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है बाय द P सीरीज टेस्ट। और बड़े वाली अगर कन्वर्जेंट है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जो छोटी वाली जो सीरीज़ है ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यानी आपने चेक कर लिया है कि ये वाली सीरीज़ क्या है, ये कन्वर्जेंट है। लेकिन देखिए बात कुछ यूँ है कि हमने ये सोचा कि यार हमने ये वाली टर्म डिलीट कर दी है ना, हम ये वाली टर्म तो डिलीट कर सकते थे। चलो अगर हम ये वाली टर्म डिलीट करते हैं n⁻1/2 प्लस n⁻3/2, भैया ये वाली टर्म डिलीट करते हैं, तभी भी आप एक पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव नंबर आपने हटा देना है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाना है, ये हटा देंगे तो ये डिनोमिनेटर आपके पास छोटा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रेसिप्रोकल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। तो ये चीज़ ऐसी ही होगी एंड इट इज़ फॉर ऑल एन। आप देखिए ये वाली सीक्वेंस जो है, ये सीरीज़ जो है ये वाली, ये भी इससे बड़ी, ठीक है जी। तो अब इसको देखिए आप, ये क्या है भला, 1/n⁻1/2, तो ये भी कुछ P सीरीज़ जैसी है। यहाँ पर P क्या है, P है 1/2, लो जी 1/2 तो 1 से छोटा है, तो अगर 1/2 1 से छोटा है तो फिर बाय P सीरीज़ टेस्ट ये वाली आपके पास सीरीज़ क्या हो जाएगी, एज अ सीरीज़, मैं सीरीज़ बात कर रहा हूँ, एज सीरीज़ 1/n⁻1/2 क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी ना डाइवर्जेंट। तो भाई अब खुद सोचो, बड़ी वाली डाइवर्जेंट है तो क्या छोटी वाली के बारे में कुछ कह सकते हैं आप? अगर आप 5 मंजिला बिल्डिंग से छलांग नहीं मार सकते तो दूसरा बंदा जो आपके सामने बैठा होगा उसको पता चल गया कि आप 5 मंजिला बिल्डिंग से छलांग नहीं मार सकते, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि यार पता नहीं 3 मंजिला बिल्डिंग से छलांग मार लेगा कि नहीं मार लेगा, है ना। तो बड़ी वाली जो है ना डाइवर्जेंट है, तो छोटी वाली के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आपका बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इस BN के लिए फेल हो रहा है। तो BN आपने इस तरीके से चूज़ करनी है कि अगर वो आपकी गिवन सीरीज से बड़ी है तो वो कन्वर्जेंट हो, और अगर वो आपकी गिवन सीरीज से छोटी है तो फिर वो डाइवर्जेंट हो। क्योंकि BN अगर आपने छोटी चूज़ कर ली और वो डाइवर्जेंट होगी तो फिर आप कह सकते हैं कि अगर छोटी डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी, राइट जी। इसी क्वेश्चन को हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी करते हैं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए भी हमें BN चूज करना, लेकिन अब BN चूज हमने इस तरीके से नहीं करना है कि वो BN जो है वो AN से ग्रेटर हो या लेस हो ना। अब BN आप कोई भी सीरीज चूज कर सकते हैं, कोई भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इससे छोटी हो या इससे बड़ी हो। हाँ, उसकी कन्वर्जेंस या उसकी डाइवर्जेंस का आपको पता हो कि आपकी जो आपने सीरीज चूज की है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो डिफरेंट आप सीरीज चूज करके आपने टेस्ट अप्लाई करना है, बस टेस्ट आपका फेल नहीं होना चाहिए। फिर भी हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में, आई रिपीट, ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो आइडिया चल जाता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए BN को चूज़ करते वक्त, वो क्या है, वो वही है जैसे आप किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं, तो मैंने बताया था कि आपने क्या करना भला, जो लीडिंग टर्म लेनी है अपने न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, तो वही रूल आपका ज़्यादातर, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर BN को चूज़ करते वक्त चल ही जाता है। लाइक यहाँ पर AN आपका, ये वही क्वेश्चन है सेम, उसी क्वेश्चन को हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करने जा रहे हैं। AN है जी आपका पास 1/n⁻1/2 प्लस n⁻3/2। लीजिए जी, अब BN चूज़ करना है। अब मैंने ये नहीं देखना है कि BN इससे क्या है जी, ग्रेटर है या लेस है, क्योंकि मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो BN के लिए मैंने भी आपको क्या बताया, वही रूल जो लिमिट वाला होता है कि न्यूमरेटर में जो लीडिंग टर्म लेने की कोशिश करें 1 ही रहेगी, एक ही टर्म है उसके ऊपर, नीचे भी लीडिंग टर्म जिसकी पावर बड़ी है, मतलब आमतौर पर डिग्री को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पावर को देख लें, पावर क्या है जी 3/2, ये वाली बड़ी है, ये वाली पावर छोटी है, तो n की पावर ये देखिए यहाँ पर 3/2 आ गया, ठीक है जी। ये आपने चूज़ कर लिया और इत्तेफाक से ये वही बन गई जो हमने पहले यहाँ पर चूज़ की थी, लेकिन वहाँ पर तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाना था, उसके लिए हमें ये देखना ज़रा मुश्किल होता है कि यार ये सीरीज़ इससे बड़ी है कि छोटी है, लेकिन यहाँ पर आपने ये चेक ही नहीं करना कि ये सीरीज़ इससे छोटी है कि बड़ी है, ठीक है जी। इसकी कन्वर्जेंस का आपको या डाइवर्जेंस का पता हो तो ये बाय P सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट है, हमने पहले देख लिया होगा। तो अब हमने लगाना है जी AN और BN रेशियो फाइंड करनी है, AN को BN पे डिवाइड करना है। लीजिए जी, AN है 1/n⁻1/2 प्लस n⁻3/2 ओवर 1/n⁻3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n⁻3/2 ऊपर चला जाएगा और n⁻1/2 प्लस n⁻3/2 नीचे आ जाएगा जी। अब क्या करना है, अब हमने इसकी लिमिट सॉल्व करनी, तो इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN ओवर BN लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी।
लिमिट अप्लाई करते वक्त भी वही रूल जो मैंने आपको बताया कि जैसे आपने बी एन चूज़ करनी थी तो रूल वही लगाना लिमिट सॉल्व करनी। तो इन्फिनिटी पे लिमिट चेक कर रहे हैं, लीडिंग टर्म लेने की कोशिश करनी, ऊपर भी लीडिंग टर्म नीचे भी लीडिंग टर्म। तो n की पावर 3/2 ऊपर, नीचे ये n की पावर 3/2, ठीक है, इसको छोड़ दें तो क्या करना जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 1 बच जाएगा और 1 की लिमिट भी 1 ही होगी और लिमिट 1 के बराबर आ गई है। ठीक है जी, रूल क्या था, ये देखें 0 भी नहीं है, ये इन्फिनिटी भी नहीं है, नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनिटी, आपके पास कोई भी नंबर आ जाए तो क्या होगा जी, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। नीचे वाली बी एन ये कन्वर्जेंट थी तो इट मीन्स ए एन बी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सीरीज आपकी ए एन क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है जी, और वही बात देखें अगर हम बी एन को इसकी बजाय 1/n की पावर 1/2 चूज कर लेते जी, बी एन 1/n⁻², ये सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है तो आपने दुआ करनी है। दुआ क्या करनी बोला कि ए एन ओवर बी एन की लिमिट या तो आ जाए इन्फिनिटी या फिर नॉन ज़ीरो आए, क्योंकि नॉन ज़ीरो होने से भी बिहेवियर सेम होगा, ये डाइवर्जेंट तो ऊपर वाली डाइवर्जेंट, लेकिन इन्फिनिटी आने से बी एन चूँकि डाइवर्जेंट तो ऊपर वाली डाइवर्जेंट है ये कह सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगी। नॉन ज़ीरो, अगर नॉन ज़ीरो भी नहीं आएगा, ज़ीरो आ जाएगी लिमिट, तो ज़ीरो आने से फिर नीचे वाली कन्वर्जेंट तो ऊपर वाली कन्वर्जेंट, नीचे वाली डाइवर्जेंट से ऊपर वाली डाइवर्जेंट नहीं कह सकते आप। तो दुआ करनी है आपके पास कि बी एन जो कि डाइवर्जेंट है, तो फिर आपका जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो लगा के लिमिट जो आनी चाहिए वो या तो आनी चाहिए मतलब ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, राइट। तो चेक करते हैं जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये क्या बनेगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जस्ट यहाँ पर n की पावर 3/2 पर आ गया था, यहाँ पर n की पावर 1/2 पर आ जाएगा, तो n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 1/2। तो अब की बार चूँकि लिमिट सॉल्व करने जा रहे हैं हम, तो रूल तो वही लगाना ना हमने, ऊपर भी लीडिंग नीचे भी लीडिंग, तो n की पावर 1/2 ऊपर और नीचे n की पावर इनमें से एक 3/2 था, चलिए ये 3/2 का लेते हैं, तो लीडिंग n की पावर 3/2 आएगा नीचे। तो अब ये कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, लेकिन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये आ क्या जाएगा, 1/√n आ जाएगा, बल्कि 1/n आ जाएगा, क्योंकि 3/2 माइनस 1/2 1 बन जाएगा और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी जी, 0। तो देखा ना, वही हुआ ना जिसका हमें डर था, लिमिट 0 आ गई है और नीचे वाली सीरीज जो आपकी बी एन थी वो डाइवर्जेंट थी, तो नीचे वाली अगर डाइवर्जेंट है, लिमिट 0 आ गई है, तो फिर ऊपर वाले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो यहाँ पर कामयाब हो गया था बी एन की इस सीरीज के लिए, और वही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल हो गया है अगर मैंने बी एन को ये ले लिया तो हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई नहीं है बी एन चूज़ करने का, लेकिन वही रूल जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादातर चल जाता है। जैसे वो रूल मैंने यहाँ बनाया था, लगाया था, बी एन बनाई थी, ज़्यादा ये चल गई यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये क्या रूल था भला, वही लिमिट सॉल्व करने वाला रूल, लीडिंग टर्म्स लेने वाला। ठीक है जी एक मैंने छोटी सी गड़बड़ तो नहीं मैंने की कोई भी, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कुछ गलत निकला। मतलब मैंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अब मैं क्यों कह रहा हूँ तरीका गलत निकला है। सबसे पहले मुझे जो सोचना चाहिए था वो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या भला भाई, सबसे पहले आपने डाइवर्जेंस टेस्ट को यूज़ करना है, यानी जो आपको सीरीज गिवन है वहाँ से आपका निकला ए एन, सबसे पहले आपने ए एन की लिमिट निकाल के चेक करनी थी और दुआ करनी थी कि लिमिट 0 ना आए, या तो ये सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस कन्वर्ज ना करे, अगर कन्वर्ज करती है तो किसी नॉन ज़ीरो नंबर को कन्वर्ज करनी चाहिए, क्योंकि अगर तो ये कन्वर्ज नहीं करेगी तब भी, अगर ये किसी नॉन ज़ीरो नंबर को कन्वर्ज करेगी तब भी, या अगर ये बाउंडेड ही नहीं है तब भी, किसी भी सूरत में आपकी जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज नहीं करेगी, और सीक्वेंस अगर 0 को कन्वर्ज नहीं करेगी तो फिर आपकी सीरीज़ हमेशा डाइवर्जेंट होगी। सीक्वेंस अगर 0 को कन्वर्ज कर जाती है तो फिर ये नहीं कह सकते कि आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है ना, फिर कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो दुआ करनी है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन इससे आपने शुरू करना है। अगर इसकी लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आसानी से निकल सकती है तो सबसे पहले इसको चेक कर लो, क्योंकि अगर इसकी लिमिट 0 नहीं निकलनी तो आपकी सीरीज़ डाइवर्जेंट है, कोई भी टेस्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद एक टेस्ट है जिसे हम डाइवर्जेंस टेस्ट कहते हैं, राइट जी। तो पहले आप ये चेक कर लो, ए एन की लिमिट निकाल के देख लो, ये 1/n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2 था, तो देखें इसकी लिमिट अफसोस 0 आ रही है।
अब मैं अफसोस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी सीरीज़ कन्वर्जन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लिमिट 0 ना आती तो मुझे कुछ भी चेक नहीं करना पड़ना था, कोई टेस्ट नहीं लगाना पड़ना था, मेरी सीरीज़ डाइवर्जेंट होती। जी, कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n। ये बात मैंने आपको बता दिया था कि इस टाइप के फंक्शंस के लिए हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट यूज़ करेंगे, ज़्यादातर ये एप्लीकेबल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई और टेस्ट यहाँ पर नहीं अप्लाई किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से भी एक क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए पहली शर्त ये थी कि आपका जो ये सीरीज़ है ये क्या होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो ये बात बड़ी आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती है। देखिए जी, n+1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n+1, ये हमेशा बड़ा होना है n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n से, राइट, इजीली देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अच्छा, बाय द वे यहाँ पर n फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी है, तो आप कहीं ये ना समझिएगा कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट लगाना हमने 1 टू इन्फिनिटी के लिए, भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। n फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी हो, 10 टू इन्फिनिटी हो, जो भी हो, आपने कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये वाली पूरी करनी है कि आपकी ये जो सीरीज़ है ये क्या होनी चाहिए भला, ये जो सीक्वेंस है इसके साथ अटैच्ड ये नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो ये है, क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे n+1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n+1 तो स्टोरी उलट हो जाएगी, राइट जी। 5 या 5 से बड़े तमाम नंबर के लिए ये बात होल्ड करेगी, ठीक है जी। यहाँ पर n 5 से बिगड़ के लिए बात कर रहे हैं हम। तो चलिए जी लगाते हैं। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में हमने करना क्या होता है, हमने n फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी है, लीजिए जनाब, हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले तो 2 की पावर n एक एक्स्ट्रा फैक्टर खुद से लगाना, ठीक है जी। आपको कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट की स्टेटमेंट लिखवा दी गई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए 2 की पावर n एज इट इज़, और बस ये लगाना ही लगाना आपने एक बार 2 की पावर n। उसके बाद आपने अपनी जो गिवन ये सीक्वेंस होगी उसमें n की जगह 2 की पावर n रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पर n है, इसकी जगह आ जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ पर n है तो नेचुरल लॉग के साथ 2 की पावर n यहाँ पर भी आ जाएगा। ये 2 की पावर n एक फैक्टर आपने खुद लगाना है, और बाकी यहाँ पर n की जगह 2 की पावर n आपने रिप्लेस कर देना है। ऐसा करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद जैसी ये वैसी ये, मतलब अगर ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट, राइट। तो इक्वल का साइन तो बहरहाल यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमने रिप्लेस करने के बाद काम तो इसके लिए चेक करना है। 2 की पावर n 2 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर n शुरू में आ जाएगा। तो दरअसल ये क्या बचती है आपके पास, 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 1 ओवर n, ये बचेगी आपके पास। n शुरू में आ जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 बच जाएगा। अब चूँकि आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट समेशन से बाहर लाया जा सकता है, मतलब ये सीरीज़ है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 ओवर n बच जाएगा। और इसके बारे में आप जानते हैं, बीइंग द हार्मोनिक सीरीज़, p सीरीज़ टेस्ट, p यहाँ पर 1 है, 1 से छोटा है, यहाँ पर 1 है, ठीक है जी, इक्वल टू 1 है। ये पावर जो p है ये 1 से बड़ी होगी तो ही ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट। यहाँ पर p 1 के बराबर है तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट, तो 1 ओवर नेचुरल लॉग को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे हर टर्म को, तो भी डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट से भी आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। यहाँ पर आ जाते हैं, बल्कि यहाँ पर भी ये an थी, an था ना, इसकी लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देखें 0 थी। पहले ये चेक कर लिए करें सबसे बेहतर, मैंने अभी भी ये पहले चेक नहीं किया, लेकिन अब इसको देखें, ये an है, an हमारे पास है n इंटू ई की पावर n², ठीक है जी। इसकी लिमिट निकालिए, लिमिट निकालिए n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n इंटू ई रेज टू n², ये क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज आपकी क्या है, डाइवर्जेंट। क्या बन गई है, डाइवर्जेंट। कोई भी टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो लगाया है वो खुद एक टेस्ट है। वो कौन सा टेस्ट है, डाइवर्जेंस टेस्ट है, कि an की लिमिट अगर 0 नहीं है तो आपकी गिवन जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी, राइट जी। फर्ज कर लें यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव n² है, तो फिर इसकी लिमिट निकाल के देखें, यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो भाई नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। और अब आपने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लेनी है, क्या करेंगे, लापिटर रूल लगा लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। क्या करेंगे, ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 2n इंटू ई की पावर n², राइट। पूरा फंक्शन एज इट इज़
पावर का डेरिवेटिव। तो अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करके देखें, 0 आ रहा है, क्योंकि ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/2n इंटू ई रेज़ टू n स्क्वायर 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो बदकिस्मती हमारी कि अब की बार इसकी लिमिट 0 आ गई। 0 ना आती तो सीरीज़ डाइवर्जेंट थी, 0 आ गई है तो सीरीज़ के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंट होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लीजिए अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कोई टेस्ट लगाना है, तो कौन सा टेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है ज़्यादा आसानी के साथ। तो देखिए इस टाइप के फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से की जा सकती है ना। तो उसके लिए 2 शराइत हैं इंटीग्रल टेस्ट के लिए। क्या बोला, आपकी जो सीक्वेंस है ये क्या होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपका जो फंक्शन होगा, ठीक है जी, जो इक्वलेंट होगा इस सीक्वेंस के, वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। कहाँ से लेकर कहाँ तक, जो नीचे होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस वक्त ये 1 है तो 1 टू इन्फिनिटी ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखिए जी एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, वो फंक्शन जिस पे एक्स को एन से रिप्लेस करें तो एग्जैक्ट यही आ जाए, तो वो क्या बनेगा, यही बनेगा एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यही बनेगा जी। चले जी एफ ऑफ एक्स ये आ गया। तो अगर आपने चेक करना है कि ये फंक्शन ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होगी, जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ओके, सबसे पहले तो अब ये देखें कि ये पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है जी, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस थी, क्योंकि जितने भी हम ये टेस्ट जो अप्लाई करते आ रहे हैं ये पॉजिटिव टर्म के लिए। अगर नेगेटिव टर्म सीक्वेंस होगी उनके लिए, उनमें से किसी के लिए भी ये टेस्ट वैलिड नहीं होगा, इनमें से कोई भी टेस्ट वैलिड नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंसेस है, और इसको देखा फंक्शन बना लिया आपने। ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये कंटिन्यूस है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, कंटिन्यूस, ठीक है जी। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, आपको पता है। ये साथ में पोलिनोमियल है बेचारी, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, पोलिनोमियल भी जो कि कंटिन्यूस होती है। तो ये फंक्शन बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, ये कंटिन्यूस है, किसी भी पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, तो कंटिन्यूस है ये। अब डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। वैसे भी चेक किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, वैसे भी चेक किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ज़रा आसानी से चेक कर लेंगे आप। लीजिए ज़रा इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पावर में जाने का डेरिवेटिव माइनस 2x, राइट जी, प्लस अब x का डेरिवेटिव 1 और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा जी, माइनस 2x स्क्वायर यहाँ से प्लस 1। और हमने 1 टू इन्फिनिटी इन तमाम वैल्यूज़ के लिए चेक करना है कि हमारा जो डेरिवेटिव है क्या होना चाहिए जी, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमने फंक्शन को डिक्रीजिंग साबित करना है, ठीक है जी। तो 1 से बड़ी तमाम वैल्यूज जब आप इसमें पुट करेंगे तो देखें x जो है वो 1 से बड़ा है, x का स्क्वायर भी डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा भैया। जब उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब -2 से छोटा आना है, राइट। तो -2 से छोटे नंबर में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो जवाब -1 से छोटा आना है, और जो -1 से छोटे नंबर्स हैं क्लियरली वो क्या है, नेगेटिव है ना। और साथ में बेचारा ये वाला फंक्शन, इसका तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो पॉजिटिव रहना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इस बात का आपको पता है। ई की पावर में लेके जाना ना सारा कुछ आपने, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। इस पूरे इंटरवल के लिए आपका फंक्शन ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा जी, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सीरीज आपकी डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये एज अ सीक्वेंस, और ये जो फंक्शन चूज़ किया ये कॉन्टीन्यूस है, और इस फंक्शन में x को n से रिप्लेस करेंगे तो एग्जैक्ट यही सीक्वेंस आएगी। जो तीनों कंडीशंस हो गई इंटीग्रल टेस्ट की वो एप्लीकेबल है यहाँ पर, ठीक है, पूरी हो रही हैं। तो अब आप इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे, मतलब आपने सीरीज को चेक करना है, आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर लेंगे 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि रेंज यहाँ पर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। अगर यहाँ पर 10 से इन्फिनिटी होता तो फिर 10 से इन्फिनिटी आप सारा कुछ चेक करते, और इंटीग्रेशन भी 10 से इन्फिनिटी करते। तो फिलहाल आप 1 से इन्फिनिटी इसकी करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, और मुझे पहले पता लग गया था कि इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इंटीग्रल टेस्ट का इंतखाब किया। तो चलिए जी 1 टू इन्फिनिटी ये हमारे पास आ जाएगा x टाइम e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब पावर का डेरिवेटिव यहाँ पढ़ना चाहिए, उसके लिए आप -1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो 1 टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा आपके पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। देखिए पावर का डेरिवेटिव अवेलेबल आ गया, तो इंटीग्रेशन सिंपल सी होगी, -1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और 1 टू इन्फिनिटी। जी -1/2 कॉमन ले लेते हैं,
और आगे क्या आ जाएगा जी, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 to t आ जाएगा। तो चलिए जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये कैलकुलस लगाते हैं। कैलकुलस का जो फंडामेंटल थ्योरम है वो लगाने जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा जनाब लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और अपर लिमिट पुट की e की पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 है, e की पावर माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा, राइट। e की पावर नेगेटिव टी स्क्वायर, t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये टर्म 0 को अप्रोच कर जाएगी और ये क्या बचेगा आपके पास बाहर -1/2, 0 - 1/e यानी कि 1/2e। और देखा आपने जो आपका इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है, इंटेग्रल कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है बाय द इंटेग्रल टेस्ट। यहाँ आ जाते हैं जी, यहाँ पर देखिए आपके पास a n क्या है, 2 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल, ये है जी a n। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर रेशियो टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। रेशियो टेस्ट क्यों ज़्यादा बेहतर है कि 2 की पावर n है, नीचे n का फैक्टोरियल है, an + 1 ओवर an जब सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं जी, an + 1 ओवर an, ये बातें नोट करते जाएं कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये, ठीक है जी। तो an + 1 ओवर an, तो an + 1 कैसे बनेगा जी, 2 की पावर n + 1 नीचे n + 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय an क्या बनेगा जी, 2 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 की पावर n, 2 की पावर n + 1 है, ऊपर 2 बच जाएगा, ठीक हो गया। और बाकी भी आप देख सकते हैं n + 1 का फैक्टोरियल इसको लिखा जा सकता है n + 1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आपके पास जस्ट n + 1, ठीक है जी। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 0 को ये कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है जी। तो 0, अब आपकी जो लिमिट है L है ये लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल। लेकिन खुशकिस्मती है हमारी कि ये लेस देन 1 है लिमिट जो आई है आपके पास, और बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये जो सीरीज़ है क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी जी। यहाँ पर देखिए होल पावर n आ रही है ना, तो जब होल पावर n आए तो सबसे पहले आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, रूट टेस्ट। रूट टेस्ट बेहतर होगा क्योंकि उसमें अपने पावर 1 ओवर n के लिए चेक करना होगा। लेकिन चेक कर लें आपकी सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म है कि नहीं, तो ये भी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। यहाँ पर an आपके पास क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n, ये हमेशा 0 से बड़ी ही रहनी है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो चलिए जनाब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a की n की पावर 1 ओवर n कैलकुलेट करते हैं। लो भाईजान n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पावर 1 ओवर n लेंगे तो ये होल पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n। अब आपने इस लिमिट को सॉल्व करना है और इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं स्ट्रिलिंग टेस्ट। क्या था भला याद है, एक्चुअली स्ट्रिलिंग टेस्ट नहीं है, स्ट्रिलिंग एक तरह का फार्मूला है। वो क्या है भला कि n चूँकि देखें लार्ज है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लार्ज है, तो फॉर लार्ज n हमने क्या कहा था भला, फॉर लार्ज n अगर n लार्ज है तो n का फैक्टोरियल किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई n इंटू n ओवर e की पावर n, ठीक हो गया। क्योंकि इसकी लिमिट सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, राइट जी। तो अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन, एक तरह की अप्रोक्सीमेशन है, n फैक्टोरियल की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ क्योंकि n मेरे पास लार्ज है, क्योंकि मैंने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना है। तो चलिए जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल की जगह मैं ये रिप्लेस कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई n, आगे है जी n ओवर e की पावर n और डिवाइडेड बाय क्या है n की पावर n जी। इसको सिंप्लीफाई करें सबसे पहले, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर भी आ जाएगा, बाकी बचा स्क्वायर रूट ऑफ n और इसमें n की पावर n लहरा कर दें, नीचे n की पावर n पड़ा हुआ आपके पास और e की पावर n नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 2 पाई का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n ऊपर, नीचे e की पावर n बच रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आप क्या अप्लाई करोगे, लॉफ्टर रूल अप्लाई करोगे। तो कीजिए लॉफ्टर रूल अप्लाई,
क्या आ जाएगा जनाब, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n। इसका डेरिवेटिव लेंगे भैया तो इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है ये खुद ही होता है। तो अल्टीमेटली 2 पाई इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n e की पावर n। और जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 1 ये सारी टर्म 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो इसका आंसर लिमिट का 0 इंटू 2 पाई का स्क्वायर रूट वो भी सारा का सारा मिलकर 0 हो गया। तो अगेन आप देखें लेस देन 1 है तो कॉशी रूट टेस्ट क्या कहता है वाला, ये लिमिट लेस देन 1 है तो मतलब आपकी ये जो सीरीज है क्या होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। अगर ये लिमिट का आंसर 1 से बड़ा होता तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होती। ठीक है जी। अगर लिमिट 1 के बराबर आ जाती तो फिर टेस्ट फेल था। तो रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट लगाने से पहले आपने ये दुआ करनी है कि ये सारा काम करने के बाद लिमिट का आंसर 1 ना आए, क्योंकि लिमिट का आंसर 1 आ गया तो आपका टेस्ट फेल हो जाना है, आपको पिछले किसी टेस्ट को यूज़ करना पड़ेगा।